किसे बोलना आता है और ना किसे सुनना। पेशवार से निकल पड़ते काबुल के अद्दा शरीफ। ऐसे बात है काबुल के अद्दा शरीफ में जाकर जो कोई प्रे करते हैं उनका प्रे कबूल होता है। रास्ते में जाते जाते जब बॉर्डर में सैनिक आके पूछते हैं तो उनके साथ वाले बंदे बताते हैं इस पठान बहरा और गूंगा है, इसे बोलना सुनना कुछ भी नहीं आता है, इसलिए ये अद्दा शरीफ जा रहे हैं ताकि उसे बोलना और सुनना। उसी समय उस सैनिक को क्या पता कि जिसे वो गूंगा और बहरा समझ रहे हैं अक्सर वो सबसे बेहतर बोलते हैं और सबसे बेहतर सोचते हैं, समझते हैं और सुनते हैं। बस तो मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा। अगर ऐसा हो ये कुछ नहीं बोले तो कमाल की बात करते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, एक्चुअल में इन्हें क्या करना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कौन है और ये क्या करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया का वो जाबाज के बारे में बात करेंगे जिसे बात करने में हम सबका गर्व होता है, पूरा भारतीय का गर्व होता है। उन शख्स के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होता है 1940 जुलाई। उसी टाइम कलकत्ता में वो जाबाज एक मार्च लीड कर रहे थे और उस मार्च लीड करने के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट से अरेस्ट होते हैं और जेल में जाते हैं। पर उन्हें जेल में तो रहना नहीं, उन्होंने पूरा प्लान करके रखे थे कि उन्हें क्या करना है। जेल में रहते वक्त उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, एक स्ट्रॉन्ग हंगर स्ट्राइक। जेल में बैठ के ये पूरा प्लान कर लेते हैं और एक चैलेंज करते हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, रिलीज मी और आई शैल रिफ्यूज टू लीव। ब्रिटिश सरकार डर जाते हैं, उन्हें ये लगते हैं कि अगर इस शख्स को कुछ हो गया तो बाहर पब्लिक हरकम मचा देगी और बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ब्रिटिश सरकार उन्हें रिहा कर देती है। पर उन्हें उनका घर में हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। 16 जनवरी सन 1941 खुद के घर से करीब रात को 1:30 बजे निकल पड़ते हैं धनबाद की ओर, साथ में उनका भतीजे शिशिर। हाँ, आप सही समझे, मैं इस जाबाज के नाम कर रहे थे, वो और कोई नहीं, द ग्रेट लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्लान ए था, इसी सफर में नेताजी का नाम रहेगा मोहम्मद जियाउद्दीन और वो एक इंश्योरेंस एजेंट है। रात भर सफर करने के बाद सुबह सुबह जाके पहुंचे धानबाद और धानबाद में एक दिन स्टे करने के बाद दूसरा दिन धानबाद का नजदीक गोमो स्टेशन से नेताजी पकड़ते हैं कालका मेल जो दिल्ली की तरफ जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वहां से गाड़ी बदलते हैं, द फ्रंटियर एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली से रवाना होते हैं पेशवार की ओर, जहां पे नेताजी को रिसीव करने के लिए इंतजार कर रहे थे और एक फॉरवर्ड ब्लॉक लीडर मियां अकबर शाह। 26 जनवरी उन्होंने यात्रा शुरू करते हैं पेशवार से काबुल की ओर। क्योंकि उन्हें पश्तो भाषा फ्लुएंटली नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने गूंगा और बहरा बनने का नाटक किया। 26 तारीख शाम होते होते ब्रिटिश एम्पायर की सीमा पार होते चले गए। 29 तारीख सुबह सुबह अद्दा शरीफ और 29 तारीख शाम तक उन्होंने पहुंचते अभी नेताजी और ब्रिटिश एम्पायर में नहीं है। फ्रॉम कलकत्ता टू काबुल नेताजी को पहुंचने में 15 दिन लगे।
पर नेताजी के भाग निकलने के 12 दिन बाद ब्रिटिश सरकार को पता चलता है। नेताजी सुभाष सिसिल बोस को बोले थे कि मेरा भाग निकलने का खबर अगर छुपा रहा महज से 4 से 5 दिन तो उन्हें ब्रिटिश सरकार पकड़ नहीं सकती, और ये बात सच निकला। उन्हें उसके बाद ब्रिटिश सरकार कभी भी पकड़ नहीं पाई। पुलिस को पता चलता है 27 जनवरी कि नेताजी घर से मिसिंग है। 27 जनवरी न्यूज़पेपर भी इसे कवर करते हैं और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि नेताजी सुभाष अपने घर से फरार हो गए। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के पास बहुत सारे रिपोर्ट आता है। कोई रिपोर्ट बोलता है वो भाग के जापान जा रहे हैं, कोई रिपोर्ट बोलता है कि कहीं और जा रहे हैं। ब्रिटिश पुलिस ने एक जापान जाने वाले शिप को चेक किया, पर वहां नेताजी सुभाष का नामो निशान तक नहीं था। काबुल पहुंचने के बाद नेताजी सोवियत एम्बेसी में कॉन्टैक्ट करते हैं, पर वो लोग कोई मदद नहीं करते क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि नेताजी सुभाष ब्रिटिश एजेंट है। इसलिए उन्होंने जर्मन एम्बेसी में कॉन्टैक्ट किया। उसी समय वहां का जर्मन एम्बेसी में हांस पेल्गर नाम का एक What a जर्मनी coincidence. मिनिस्टर थे। I was just reading about your escape. Pilger. Hans Pilger. उन्होंने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को टेलीग्राम करते हैं और प्लान करते हैं कि कैसे नेताजी सुभाष को मदद किया जाए। 22 फरवरी को उन्हें पता चलता है अगर उनको अफगानिस्तान से आगे निकलना है तो इटालियन एम्बेसी में संपर्क करना पड़ेगा। 10 मार्च को उनको एक नया आइडेंटिटी मिलता है और नया पासपोर्ट, इटालियन पासपोर्ट। उसमें नेताजी का नाम था ऑरलैंडो मजूरी। इसी बीच ब्रिटिश सरकार को पता चलता है कि नेताजी काबुल में एक इटालियन कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके ब्रिटिश सरकार को यह भी पता चलता है कि वो जर्मनी जाने की तैयारी कर रहे हैं थ्रू मिडिल ईस्ट। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के 2 स्पेशल ऑफिसर को ये ऑर्डर दिया जाता है कि नेताजी सुभाष जर्मनी पहुंचने से पहले तुर्की में उन्हें खत्म करें। पर नेताजी सुभाष 2 कदम आगे। नेताजी सुभाष कभी मिडिल ईस्ट के थ्रू जर्मनी गया ही नहीं, बल्कि नेताजी सुभाष काबुल से उनके 2 जर्मनी फ्रेंड्स और एक इटालियन के साथ पहले गाड़ी से सफर करके पहुंचते हैं समरकंद और वहां से ट्रेन पकड़ के पहुंच जाता है मस्को। और फाइनली मस्को से 2 अप्रैल 1941 पहुंच जाता है जर्मनी के राजधानी बर्लिन। ये ज़मीं आसमां देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। 3 रीजन से नेताजी जर्मनी आए थे। पहला, वर्ल्ड वॉर 2 के चलते सारे एक्सिस पावर मिलकर इंडिया को एक डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दे और ऑफिशियली वो लोग ये डिक्लेयर करें कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। दूसरा, वहां पे जो इंडियन वॉर प्रिजनर्स थे उन्हें लेके एक मिलिट्री यूनिट खड़े करना चाहते थे। और तीसरा कारण यह था, नेताजी चाहते थे उनका मैसेज सारा विश्व और भारत में कैसे फैले उसका एक जरिया ढूंढना। नेताजी मिले थे यहाँ के वॉर प्रिजनर्स से और सबको कन्विंस करने में कामयाब हो गए भारत के आज़ादी के लड़ाई में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ी बात यह थी उनको बात करने का ताकत। उनके बात करने का ताकत से हर धर्म, हर जाति के लोग मिलकर खड़े हुए थे ब्रिटिश के खिलाफ और सब एक साथ जंग छेड़ने के लिए तैयार थे भारत की आजादी के लिए। सच्चाई का ताकत और एक बेहतरीन बोलने का अंदाज से नेताजी सुभाष इन सब लोगों के मन में एक आग पैदा किए थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। जो मिलिट्री यूनिट नेताजी यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे थे, नेताजी चाहते थे उस मिलिट्री यूनिट का नाम रहे INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, पर हिटलर के नाजी सरकार इसे मान्यता नहीं दिए थे
इसलिए इस आर्मी यूनिट का नाम था इंडियन लेजियन। उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 चालू था। नेताजी चाहते थे इस वर्ल्ड वॉर 2 के चलते जर्मनी इंडिया के इंडिपेंडेंस को टारगेट करके ब्रिटिश पे अटैक करे और सारी एक्सिस पावर आईएनए और जर्मनी को सपोर्ट करे। पर एडोल्फ हिटलर इस आइडिया पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे और इसी आइडिया पे ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे। असल में हिटलर चाहते थे इस वर्ल्ड वॉर 2 में नेताजी को ब्रिटिश के खिलाफ इस्तेमाल करें और ये बात नेताजी को बाखूबी पता था। नेताजी जानते थे कि ये रिलेशन एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन था, एक दूसरे को फायदा करने का, और इस फायदे को कैसे ब्रिटिश के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए इसी बात से थे नेताजी। इसी सोच के साथ नेताजी जर्मनी में आगे बढ़ते हैं। नेताजी मिलते हैं जर्मनी में एडम वॉन ट्रॉट जू सोल से, जो थे जर्मनी का एक लॉयर और एक डिप्लोमेट। वॉन ट्रॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड थे इंडिया को आजाद करने में। वॉन ट्रॉट के साथ मिलके नेताजी जर्मनी में एक स्पेशल इंडिया डिवीजन बनाते हैं और कुछ ही दिन में इंडिया के फॉरेन ऑफिस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हेड वॉन ट्रॉट को बना दिया जाता है। वहीं पे 2 नवंबर 1941 को नेताजी फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना करते हैं और उस फ्री इंडिया सेंटर में पहला मीटिंग में 6 डिसीजन तय किया जाता है। पहला, जो जंग नेताजी ने ब्रिटिश के खिलाफ छेड़े थे उसका नाम रहेगा आजाद हिंद संग्राम। दूसरा, आजाद हिंद संग्राम का यूरोप में जो सेंटर रहेगा उसका नाम रहेगा आजाद हिंद सेल। तीसरा, इस मूवमेंट का जो एम्बलम या प्रतीक होगा वो होगा तिरंगा और तिरंगे के बीच में रहेगा स्प्रिंगिंग टाइगर। चौथा, हमारे देश का नेशनल एंथम होगा जन गण मन। पांचवा, इसी मूवमेंट के सभी मेंबर एक दूसरे को जय हिंद बोल के अभिवादन करेंगे। छठा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी टाइटल दिया जाएगा। ऑरलैंडो मजोटा आइडेंटिटी से जो काम करना था नेताजी कर लिया। अब समय आ गया उनके ओरिजिनल आइडेंटिटी सामने लाने का। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ नेताजी रेडियो में पहली बार भारत और पूरा विश्व को ये मैसेज देते हैं, दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू ओवर आजाद हिंद रेडियो। सभी लोग अपने लड़ाई जारी रखें। इस मिशन में एक्सिस पावर जल्द से जल्द हम लोगों को मदद करेंगे। हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हमको पूर्ण स्वराज ना मिले। इस रेडियो मैसेज के साथ साथ नेताजी एक मंथली जर्नल भी चालू करते हैं मार्च 1942 को, जिसका नाम था आजाद हिंद। 26 अगस्त 1942 नेताजी के मिलिट्री यूनिट इंडियन लीजियन शपथ लेते हैं भारत को आजाद करने का। इसके साथ साथ नेताजी जर्मनी आए थे, उसके लक्ष्य पे नेताजी कामयाब होते हैं। सिर्फ एक लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं होते हैं, वो ये था कि सारे एक्सिस पावर अभी तक डिक्लेयर नहीं किए थे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसका पीछे का मेन कारण था एडोल्फ हिटलर का नेगेटिव एटीट्यूड। आजाद हिंद के लड़ाई को एडोल्फ हिटलर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए थे। उन्हें कभी ये विश्वास ही नहीं हुआ था कि ब्रिटिश एक दिन इंडिया छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक्चुअली एडोल्फ हिटलर का इंडियन को लेकर एक नेगेटिव एटीट्यूड था। उनके खुद का किताब माइंड काम्फ में उन्होंने इस स्वतंत्रता सेनानी को एशियाटिक जगलर बोल के मजाक उड़ाया था और साथ साथ ब्रिटिश का प्रशंसा भी किए थे कि किस तरह ब्रिटिश इंडिया में आके पूरा इंडिया को कब्जा करते हैं। मेन बात ये था, हिटलर को प्रोपोगेंडा विक्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट था एज कॉम्पेयर टू एक्चुअल विनिंग विद मिलिट्री स्ट्रेंथ। लेकिन ये सब बातों पे नेताजी कहाँ रुकने वाले थे।
नेताजी शपथ लिए थे ब्रिटिश को इंडिया से पूरा खदेड़ कर एक पूर्ण स्वराज प्राप्त किया जाए। इसलिए नेताजी का नेक्स्ट टारगेट था अभी जापान। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नेताजी जर्मनी से कैसे जापान पहुंचते हैं सबमरीन से। और जापान में पहुंच के आजाद फौज को लेकर इंग्रेज के खिलाफ जंग छेड़ते हैं और जीतते हैं। इतने तक साथ देने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया।